सोचो, अगर फ्यूचर से एक ऐसी किलिंग मशीन भेजी जाए जिसका सिर्फ एक ही मिशन हो, आपको मारना। ना उसे दर्द होता है, ना थकान, और ना ही वो किसी इमोशन को समझता है। और सबसे डेंजरस बात, आप जितना भागोगे वो उतनी ही दूर तक आपका पीछा करेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिस लड़की को मारने के लिए ये मशीन पास्ट में आई है, वही लड़की फ्यूचर में इंसानियत की सबसे बड़ी उम्मीद बनने वाली है। ये कहानी है जेम्स कैमरॉन की 1984 की साइ-फाई एक्शन क्लासिक द टर्मिनेटर की। आज हम समझेंगे मूवी की पूरी स्टोरी, सैरा कॉर्नर और काइल रीस की कहानी, टर्मिनेटर का असली मिशन और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे एक नॉर्मल वेट्रेस फ्यूचर की वॉर का सेंटर बन जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज 2026 में एआई जो है कितना आगे बढ़ चुकी है और एआई कितना कुछ लोगों का काम कर रही है। पर 1984 में ये मूवी ने एआई का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था मूवी वर्ल्ड में। और ये भी बताया था कि इस मूवी में कि एआई कैसे पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मतलब ये इतने साल पुरानी मूवी है, पर एआई को लेकर जो कॉन्सेप्ट और जो सोच है, वो आज की दुनिया के हिसाब से मैच करती हुई ये मूवी को बनाया गया है। तो चलिए मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक डार्क और डिस्ट्रॉयड फ्यूचर से। यह है 1929। दुनिया नॉर्मल नहीं रही। ह्यूमंस और मशीन्स के बीच एक टेरिबल वॉर चल रही है। मशीन्स को एक एआई सिस्टम कंट्रोल करता है जिसका नाम है स्काईनेट। स्काईनेट ओरिजिनली में एक डिफेंस सिस्टम था, लेकिन उसने खुद को कॉन्शियस समझना शुरू कर दिया था। ह्यूमंस को थ्रेट समझकर स्काईनेट ने न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दिए। इस न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन को फ्यूचर में जजमेंट डे कहा जाता है। करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन कुछ ह्यूमंस सरवाइव कर गए और उन सर्वाइवर्स ने मशीन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस स्टार्ट कर दिया। इस रेजिस्टेंस का लीडर है एक यंग मैन, जॉन कॉर्नर। जॉन कॉर्नर मशीन्स के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है, क्योंकि जॉन एक लीडरशिप में ह्यूमन मशीन्स को डिफीट करने के बहुत करीब पहुंच गया है। स्काईलेट के पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है, टाइम ट्रैवल। स्काईनेट डिसाइड करता है कि जॉन कॉर्डन को फ्यूचर में मारने से बेटर है उसके एग्जिस्टेंस को ही प्रिवेंट कर दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जॉन अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो स्काईनेट एक और भी डेंजरस प्लान बनाता है, जॉन की मदर को मार दो। स्काईनेट एक एडवांस किलिंग मशीन को पास में भेजता है। मशीन का डेजिग्नेशन है T-800। ये मशीन ह्यूमन अपीयरेंस में है और जिसका फेस है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। T-800 का मिशन सिंपल है, सारा कॉर्नर को फाइंड करो और किल कर दो। लेकिन इसी वक्त फ्यूचर से एक ह्यूमन सोल्जर भी पास्ट में भेजा जाता है। उसका नाम है काइल रीस। काइल का मिशन सारा को प्रोटेक्ट करना है। और यहीं से मूवी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ है मशीन और दूसरी तरफ एक ह्यूमन सोल्जर। दोनों का डेस्टिनेशन सेम है, 1984 का लॉस एंजलिस। अब मूवी हमें सैरा कॉर्नर से इंट्रोड्यूस कराती है। सैरा कोई सुपर हीरो नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी यंग वुमेन है। वो लॉस एंजलिस में वेट्रेस के रूप में अपना काम करती है। उसकी लाइफ कंप्लीटली नॉर्मल है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि फ्यूचर की दुनिया में उसका नाम कितना इम्पोर्टेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारा को खुद भी नहीं पता कि वो फ्यूचर में किसकी मदर बनने वाली है। लेकिन सडनली सारा की लाइफ में अजीब कोइंसिडेंस होने लगता है। पुलिस को पता लगता है कि एलए में एक किलर सिस्टमैटिकली उन वुमेन को टारगेट कर रहा है जिनका नाम है सारा कॉर्नर। एक के बाद एक सारा कॉर्नर नाम की वुमेन मर्डर हो रही है। पुलिस इनिशियली इसे सीरियल किलर का केस समझती है, लेकिन असली किलर कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। T-800 सारा को लोकेट कर लेता है। उसके पास सारा की फोटोग्राफ और बेसिक इंफॉर्मेशन आ चुकी है, लेकिन
T-800 सिर्फ इंफॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो पुलिस रिकॉर्ड्स चेक करता है, फ़ोन डायरेक्टरी का यूज़ करता है और सिस्टमैटिकली सारा तक पहुँचता है। मीनवाइल सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे लगता है कोई मिस्टीरियसली किलर उसका पीछा कर रहा है और उसकी मुलाकात फिर होती है काइल रीस से। काइल सारा को बताता है कि वो फ्यूचर से आया है। ऑब्वियसली सारा को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि काइल भी किसी साइकोपैथ से कम नहीं। लेकिन सिचुएशन तब कंप्लीटली चेंज हो जाती है जब T-800 उनके सामने आ जाता है। सारा और काइल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। सारा को लगता है कि पुलिस स्टेशन में वो सेफ है और इनिशियली ये अजम्पशन रीजनेबल भी है। T-800 पुलिस स्टेशन के बाहर आता है। पुलिस ऑफिसर उसे रोकता है और T-800 सिंपली कहता है कि वो सारा कॉर्नर से मिलना चाहता है। पुलिस ऑफिसर उसे अंदर नहीं जाने देता। T-800 वापस चला जाता है, लेकिन यह मशीन गिव अप करने वाली नहीं है। कुछ देर बाद वो एक कार लेकर पुलिस स्टेशन के सामने आता है और बिल्डिंग में घुस जाता है। पुलिस ऑफिसर्स को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करता है और सारा तक पहुंचने की कोशिश करता है। यही वो फेमस लाइन बोलता है, आई विल बी बैक। और फिर जो होता है वो मूवी के आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक है। T-800 पुलिस स्टेशन को प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय कर देता है। सारा समझ आती है कि काइल जो कह रहा था वो सच है। सारा और काइल पुलिस स्टेशन से एस्केप करते हैं। अब काइल सारा को पूरी स्टोरी बताता है। फ्यूचर में जॉन कॉनर ने ह्यूमंस को ऑर्गेनाइज किया था। जॉन के पास सारा की एक फोटोग्राफ थी। काइल के लिए सारा सिर्फ एक मिशन नहीं थी, वो जॉन की मदर थी। और जॉन ने काइल को पास्ट में भेजा था ताकि सारा को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन यहाँ मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट ट्विस्ट आता है। काइल सारा को बताता है कि जॉन के पास सारा की फ़ोटो थी। जॉन के लिए सारा एक लेजेंडरी फिगर थी, एक ऐसी वुमेन जिसने उसे सर्वाइवल और रेजिस्टेंस के लिए प्रिपेयर किया। और काइल सारा से इमोशनली कनेक्ट हो चुका है। काइल सारा को एक्सप्लेन करता है कि T-800 एक नॉर्मल रोबोट नहीं, उसके अंदर रोबोटिक स्केलेटन है और उसके ऊपर एक लिविंग टिश्यू है। इसीलिए डिस्टेंस से वो कंप्लीटली ह्यूमन जैसा दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो मशीन है। उसके पास इमोशन नहीं है, पेन का इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ियर नहीं है और सबसे डेंजरस चीज़, वो कंटीन्यूअसली कैलकुलेट कर सकता है कि सारा को कैसे एलिमिनेट करना है। काइल के पास लिमिटेड वेपन्स हैं, लेकिन टर्मिनेटर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एडवांस वेपन्स और इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी है। इसलिए काइल का गोल टर्मिनेटर को डिफीट करना नहीं, सारा को जिंदा रखना है। सारा और काइल एक मोटेल में हाइक करते हैं। यहाँ काइल सारा को फ्यूचर के बारे में और डिटेल से बताता है। न्यूक्लियर वॉर के बाद ह्यूमंस अंडरग्राउंड सरवाइव कर रहे थे। मशीन्स ने ह्यूमंस को कैंप्स में रखा हुआ था। काइल भी उन्हीं कैंप्स में था। उसने टर्मिनेटर मशीन को देखा था और ह्यूमंस को मशीन वॉर में मरते हुए भी देखा था। काइल के लिए टर्मिनेटर कोई मिथ नहीं था, वो उसकी रियलिटी थी। सारा को रियलाइज होने लगता है कि उसकी ऑर्डिनरी लाइफ खत्म हो चुकी है। अब उसकी लाइफ का एक ही ऑब्जेक्टिव है, सरवाइव। लेकिन टर्मिनेटर को हाइड करना लेकिन टर्मिनेटर से हाइड होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो उन्हें ट्रैक कर लेता है और फिर एक इंटेंस चेज सीक्वेंस शुरू होता है। कार्स क्रैश होती है, गन फायर होती है। सारा और काइल एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टर्मिनेटर कंटिन्यूअसली उनका पीछा करता है। एक पॉइंट पर काइल एक्सप्लोसिव का यूज़ करके टर्मिनेटर को टेम्पररी डैमेज कर देता है। सारा और काइल को लगता है कि शायद मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद टर्मिनेटर फिर खड़ा हो जाता है और यहाँ मूवी ऑडियंस को क्लियरली एस्टैब्लिश करती है, यू कैन नॉट सिंपली रन फ्रॉम दिस मशीन। एस्केप के दौरान सारा और काइल के बीच रिलेशनशिप डेवलप होता है। इनिशियली सारा को काइल पर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो समझती है कि काइल ने फ्यूचर में सिर्फ सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपनी लाइफ रिस्क की है।
और काइल भी सारा के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेता है। दोनों एक मोमेंट शेयर करते हैं और इसी रिलेशनशिप का फ्यूचर में एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, बिकॉज काइल रीस ही एक्चुअली जॉन कॉनर्स का फादर है। यही सारा और काइल का रिलेशन भी जॉन कॉनर के बर्थ का रीज़न बनता है। इसका मतलब टाइम ट्रैवल की वजह से एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स क्रिएट होता है। जॉन कॉर्नर फ्यूचर में काइल को पास्ट में भेजता है। काइल पास्ट में सारा के साथ रिलेशनशिप डेवलप करता है और उनका बेटा जॉन कॉर्नर ही फ्यूचर में काइल को पास्ट में भेजता है। यानी जॉन इसेंशियली अपने फादर को खुद पास्ट में भेजता है। सारा और काइल डिसाइड करते हैं कि भागना इनफ नहीं है। अगर टर्मिनेटर को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, तो वो सारा को कभी भी नहीं छोड़ेगा। दोनों एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री की तरफ जाते हैं। यानी यही मूवी का फाइनल मोमेंट होता है। टर्मिनेटर उनका पीछा करते हुए फैक्ट्री में पहुंचता है। काइल एक्सप्लोसिव से T-800 को डैमेज करता है। एक एक्सप्लोजन होता है। T-800 का आउटर ह्यूमन टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब पहली बार ऑडियंस टर्मिनेटर का असली फॉर्म देखती है। एक मेटालिक रोबोटिक स्केलेटन, नो फेस, ना इमोशन, नो ह्यूमैनिटी, सिर्फ एक किलिंग मशीन। काइल और सारा को लगता है कि अब टर्मिनेटर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन मशीन अब भी एक्टिव है। T-800 उनका पीछा करता है। काइल रिपीटेडली एक्सप्लोसिव यूज करता है, लेकिन हर अटैक के बाद मशीन वापस उड़ जाती है। इवेंचुअली काइल एक फाइनल एक्सप्लोसिव अटैक करता है। इस बार टर्मिनेटर का रोबोटिक बॉडी बैडली डैमेज हो जाता है। सारा और काइल एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काइल खुद सीरियसली इंजर्ड है। सारा को समझ आ जाता है कि काइल शायद सरवाइव नहीं करेगा। काइल अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से सारा को प्रोटेक्ट करता है और इवेंचुअली काइल रीज डाइज। सारा कंप्लीटली अलोन रह जाती है। लेकिन T-800 अभी भी खत्म नहीं हुआ। उसका रोबोटिक स्केलेटन सारा का पीछा करता है। सारा एक फैक्ट्री के अंदर भागती है। टर्मिनेटर उसके पीछे आता है और सारा एक हाइड्रोलिक प्रेस के पास पहुंचती है। टर्मिनेटर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। सारा एक मूवमेंट क्रिएट करती है और टर्मिनेटर को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे क्रश कर देती है। फाइनली T-800 डिस्ट्रॉय हो जाता है। सारा सरवाइव कर जाती है और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर की सबसे इम्पोर्टेंट वुमेन जिंदा है। मूवी के एंड में सारा प्रेग्नेंट है। वो अपने फ्यूचर सन जॉन कॉर्नर के लिए प्रिपेयर कर रही है। अब सारा वो इनोसेंट वेट्रेस नहीं रही। उसने फ्यूचर देख लिया है। उसने टर्मिनेटर देख लिया। उसने काइल को खोया है। अब वो जानती है कि एक दुनिया और अब वो जानती है कि एक दिन दुनिया में मशीन्स और ह्यूमन के बीच वॉर होने वाली है। सारा एक टेप रिकॉर्ड करती है। उसमें वो जॉन के फ्यूचर के लिए मैसेज छोड़ती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सारा को एक अननोन सोल्जर से एक फोटोग्राफ मिलती है। वही फोटोग्राफ जो फ्यूचर में जॉन कॉर्नर के पास होगी। और यही मूवी अपनी टाइम ट्रैवल लूप को कंप्लीट करती है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, टर्मिनेटर पास में आया ही क्यों था? सिंपल आंसर है, स्काईनेट जॉन कॉर्नर को फ्यूचर में डिफीट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उसने जॉन की मदर सारा कॉर्नर को पास में किल करने का प्लान बनाया। लेकिन जॉन ने काइल रीस को पास में भेज दिया। काइल रीस सारा को प्रोटेक्ट करता है। दोनों के बीच रिलेशनशिप होता है और उनका बेटा होता है जॉन कॉर्नर। यही टर्मिनेटर जॉन को डिस्ट्रॉय करने के लिए पास्ट में आया, लेकिन इनडायरेक्टली उसकी एग्जिस्टेंस का पार्ट बन गया। और काइल रीस भी फ्यूचर से आकर जॉन का फादर बन जाता है। ये मूवी का एक फैसिनेटिंग टाइम लूप कॉन्सेप्ट है। द टर्मिनेटर सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है। मूवी का बिगेस्ट फेयर एक्चुअली रोबोट नहीं है, फेयर है टेक्नोलॉजी का अनकंट्रोल हो जाना। 1984 में जब ये मूवी रिलीज हुई थी, एआई और ऑटोनोमस मशीन का कॉन्सेप्ट लार्जली साइंस फिक्शन था। जेम्स कैमरॉन ने एक ऐसी दुनिया इमेजिन की जहां ह्यूमंस अपनी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं और टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली ह्यूमंस को
एलिमिनेट करने लगती है। टर्मिनेटर का T-800 इसलिए स्कैरी है क्योंकि वो ईवल नहीं है, उसके अंदर हेट्रेड भी नहीं है, वो सिंपली अपना प्रोग्रामिंग फॉलो करता है। उसका मिशन है सारा कॉर्नर को टर्मिनेट करना और जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होता, वो रुकता नहीं। तो ये थी टर्मिनेटर की 1984 की कंप्लीट स्टोरी। एक ऑर्डिनरी वेट्रेस फ्यूचर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुमेन बन जाती है। एक सोल्जर फ्यूचर से आता है और अननोइंगली फ्यूचर के ग्रेटेस्ट लीडर का फादर बन जाता है। और एक ऐसी मशीन पास्ट में आकर वॉर की शुरुआत करता है जिसका इम्पैक्ट पूरी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर पर पड़ने वाली है। द टर्मिनेटर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ फ्यूचर पास्ट को चेंज करने के लिए नहीं आया, फ्यूचर खुद पास्ट को क्रिएट कर रहा होता है। और इसी पैराडॉक्स की वजह से टर्मिनेटर आज भी साइंस फिक्शन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्म्स में से एक है। अगर आपको ऐसी डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट कहानी के साथ।